भारतीय राजनीतिक चिंतकों की इस कड़ी में आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की, जिन्हें लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कुछ लोग इन्हें प्यार से बापू कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें महात्मा की उपाधि देते हैं। कुछ लोग इन्हें सत्य और अहिंसा का पुजारी कहते हैं, तो कुछ लोग बड़े कड़वे शब्दों में इनकी आलोचना भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं विजय तिवारी आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 114 के चैप्टर नंबर 5 की चर्चा करने जा रहा हूँ। आशा है कि इससे पहले के जो 4 लेक्चर हैं वो आपको जरूर समझ में आए होंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहिए और चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। आपका जो ये स्नेह है यही हमें मोटिवेट करता है ताकि हम पूरी की पूरी सीरीज आपको कवर करवा सकें। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि अब तक हम राजा राम मोहन राय जी के विचारों के बारे में पढ़ चुके हैं, स्वामी विवेकानंद को पढ़ चुके हैं, पंडित रमाबाई को पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी को। तो मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें यही बता रही है कि आगे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और गांधी जी के विचार किस प्रकार से हैं। शुरुआत चैप्टर की यहाँ से होती है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में होता है। उसके बाद वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करते हैं और आगे की शिक्षा के लिए विदेश भी चले जाते हैं। उनके विचार एकदम से ही सत्य और अहिंसा की ओर नहीं जाते। शुरुआत में वो भी एक आम व्यक्ति की तरह ही होते हैं, आम जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन आगे चलकर जब वो ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं और बहुत सारे लोगों के विचारों से प्रेरित होते हैं, तब उनके अंदर एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। तब वो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बनता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर। विभिन्न धर्मों से प्रभावित होते हैं, भगवत गीता से प्रभावित होते हैं, उपनिषदों से प्रभावित होते हैं, अंग्रेजी लेखकों से प्रभावित होते हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स की फिलॉसफी पढ़ते हैं, लाइक डैट जॉन रस्किन को पढ़ते हैं, रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ते हैं, अमेरिकी दार्शनिक हेनरी थोरो को पढ़ते हैं, सुकरात और प्लेटो के ग्रंथों को पढ़ते हैं। इन सभी का प्रभाव इनके ऊपर इतना जबरदस्त रूप से पड़ता है कि ये अचानक से एक बंदा बिल्कुल चेंज हो जाता है। एक जो बंदा है वकील बैरिस्ट्री सीख रहा है, वो अचानक से आध्यात्मिकता में आ जाता है, वो अचानक से समाज सेवा के क्षेत्र में आ जाता है। तो गांधी जी जो कि 2 अक्टूबर को जन्म लेते हैं, उसके बाद जब अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद विभिन्न किताबों के संपर्क में आते हैं, विभिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं, समाज की जो गतिशीलता है उसे वो देखते हैं और भारतीय समाज जो अवरुद्ध है जब वो उसे देखते हैं तो भारतीय समाज में भी गतिशीलता भरना चाहते हैं। जब वो भारतीय समाज का अतीत का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि भारतीय समाज का अतीत तो गौरवशाली है, लेकिन वर्तमान बहुत सारी पीड़ाओं से भरा हुआ है। और इन्हीं पीड़ाओं से मुक्त कराने का वो दृढ़ संकल्प लेकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में लड़ खड़े होते हैं। गांधी जी की किताबों की बात की है तो गांधी जी ने एक किताब लिखी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है हिंद स्वराज। इसके अलावा उन्होंने कोई बड़ा दार्शनिक ग्रंथ नहीं लिखा है और गांधी कभी भी अपने आप को एक दार्शनिक कहते भी नहीं थे, एक लेखक कहते भी नहीं थे। गांधी कोई फिलोसफर नहीं थे, कोई शिक्षक बुद्धिजीवी नहीं थे। उन्होंने खुद घोषणा करी थी कि मैं लेखन के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं केवल और केवल क्रिया करता हूँ, क्रिया ही मेरा कर्म क्षेत्र है और जो ये मेरा कर्म क्षेत्र है यही मेरे विचार हैं। तो इसलिए जो उनके कार्य थे उन्हीं के आधार पर उनको जाना जाता है। इस प्रकार उनके विचार जो है वो अभ्यासी दृष्टिकोण के हैं। देखिए, एक राइटर होता है वो सब चीज़ों को सिर्फ लिख देता है, वो समाज में कोई भूमिका अदा नहीं करता, वो समाज की समस्याओं को सिर्फ लिख कर चला जाता है। लेकिन गांधी जी ने समाज की समस्याओं को लिखा नहीं, उन्होंने समाज की समस्याओं पर चिंतन किया और चिंतन करके सिर्फ उस पर कार्य करना शुरू कर दिया, डायरेक्ट एक्शन लिया उन्होंने। उन्होंने लिखकर दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ा, जबकि लेखक कवि क्या करते हैं, लिखकर दूसरों के ऊपर चीज़ों को छोड़ देते हैं कि आने वाला समाज उसे पढ़ेगा और कुछ करेगा। लेकिन गांधी जी ने खुद ही चिंतन किया, खुद ही मंथन किया, खुद ही समाज की समस्याओं को देखा और खुद समस्याओं के लिए लड़ने के लिए वो तैयार हो गए। उन्होंने न सिर्फ सामाजिक स्तर पर बल्कि आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर हर समस्याओं की कार्यवाही के लिए, अपने आसपास की दुनिया को बदलने के लिए अपने विचारों को दिया है। जैसा कि लेखक एंटनी जे पेरेल ने अपनी किताब पैक्स गांधीयाना द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी में तर्क दिया है कि गांधी का जो राजनीतिक दर्शन है ये एक शांतिपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है और इसी को पैक्स गांधीयाना कहा जाता है। वो तर्क देते हैं कि अकेले राजनीति द्वारा शांति स्थापित नहीं की जा सकती। अगर अकेले राजनीति द्वारा शांति स्थापित की जा सकती तो शायद चीज़ें अलग होती। वो ये कहते हैं कि राजनीति और अर्थशास्त्र में चार चीजें होती हैं, एक अर्थ, एक धर्म, एक काम और एक मोक्ष। इन्हीं की खोज के माध्यम से कई बार संघर्ष बने रहते हैं और कई बार इन्हीं पर अगर हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से नियंत्रण कर लें तो शायद शांति स्थापित कर सकते हैं। गांधी का महत्व इसी तथ्य से है कि वो अपनी दार्शनिक राजनीति में अन्य तीन उद्देश्यों से वो चीज़ों को अलग करते हैं, जिसकी चर्चा आगे चैप्टर में की जाएगी।
ये चीज़ें ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व के स्तर पर भी व्यापक रूप से आज प्रासंगिक हैं, महत्वपूर्ण हैं। गांधी ने आध्यात्मिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से व्यक्ति और सामान्य हित को बढ़ावा देने की बात करी है। गांधी के विचारों की बात करोगे तो गांधी के विचार इतने ज़्यादा व्यापक हैं कि आप उन्हें राजनीति में, इतिहास में, समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, पर्यावरण अध्ययन तक हर विषय में संश्लेषित कर सकते हो। हालांकि गांधी ने ये विचार अलग अलग नहीं दिए हैं, लेकिन आज जब गांधी के विचारों को गहराइयों से अध्ययन किया जाता है तो ये पाया जाता है लगभग ही हर विषय से संबंधित है। यानी गांधी एक ऐसे विचारक रहे, हालांकि वो कोई फिलोसफर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, किताब भी कह रही है, लेकिन गांधी के जो कार्य क्षेत्र रहे वो इतने व्यापक रहे कि आज हर विषय में उनका अध्ययन किया जाता है। गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे उन्होंने आध्यात्मिकता को उधार लिया है, ऐसा माना जाता है। ऐसे में वो कहते हैं गांधी का जो दृष्टिकोण है वो किसी भी सिद्धांत का नहीं है, बल्कि मन की स्थिति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। गांधी किसी फिलॉसफी की नहीं बल्कि व्यक्ति के मन की बात कर रहे हैं। 1924 में बेलगाम में जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे तो गांधी ने कहा, सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह सत्य की खोज है। और फिर सत्य क्या है? सत्य ही ईश्वर है। वो कह रहे हैं अहिंसा वह प्रकाश है जो मेरे लिए उस सत्य को प्रकट करता है जिस सत्य की मैं खोज में हूँ। यानी कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है तो मैं सत्य और अहिंसा के मार्ग से ही उसे प्राप्त कर सकता हूँ। स्वराज उस सत्य का एक हिस्सा है। संक्षेप में गांधी जी के जो दर्शन है वो राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से और नैतिक रूप से है। ये पारंपरिक भी है और आधुनिक भी है। वो एक ही समय में पुराना भी है और एक ही समय में नया भी है। गांधी खुद कहते हैं कि मेरे पास दुनिया को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही तो है, बस मैं उसी चीज़ पर चलना चाहता हूँ। क्योंकि सत्य तो दुनिया में पहले से था, अहिंसा तो पहले से थी, स्वराज तो पहले से था। जितनी पुरानी ये दुनिया है, जितनी पुरानी ये पहाड़ियाँ हैं, जितना पुराना ये संसार है, जितना पुराना आकाश है, उतना ही पुराना तो है सत्य और अहिंसा। मैं तो सिर्फ उस रास्ते पर चल रहा हूँ, मैंने कोई नई थ्योरी नहीं दी है। तो महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन, उनके ऊपर किन लोगों का प्रभाव पड़ा और उनकी फिलॉसफी क्या कहती है, यहाँ पर इसी चीज़ की चर्चा की गई है। आगे चैप्टर में जो पढ़ाया जा रहा है वो गांधी द्वारा परंपरा की आलोचना पढ़ाई जा रही है। यानी गांधी किन किन परंपराओं की आलोचना कर रहे हैं। तो परंपरा शब्द के वैसे तो कई अर्थ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि परंपरा एक प्रक्रिया है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होती है। दूसरे अर्थ में परंपरा एक सामान्य शब्द है जो कि सामाजिक संस्कृति और अस्तित्व के बारे में दिखाता है। परंपरा को कभी कभी ये कहा जाता है कि आधुनिकता का अपोजिट शब्द है। आधुनिकता मतलब नया और पारंपरिक मतलब पुराना। लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं हैं। देखिए, अगर हम अपने विचारों को रख रहे हैं, अपने हमारे जो पहनने ओढ़ने के तरीके हैं, हमारे जो संस्कार हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे परंपराओं में ही वास करते हैं। और ऐसे में एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को जो पारंपरिक ज्ञान है हस्तांतरित किया जाता है। गांधी जी कहते हैं कि परंपरा और आधुनिकता बीच में संतुलन होना चाहिए। परंपरा का में जितनी भी गलत चीज़ें हैं, जो अंधविश्वासी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आधुनिकता अगर समाज का शोषण कर रही है तो उसमें भी हमें सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। इसलिए गांधी जो है वो पारंपरिक और आधुनिकता में क्या कर रहे हैं, तालमेल स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी किताब हिंद स्वराज में उन्होंने इस विचार का विरोध भी किया था। उन्होंने कहा कि जो भारतीय परंपरा है इसमें विचार हैं, इसमें कार्यों के लिए नए नए प्रतिमान हैं। गांधी ने इस चीज़ को बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज कर दिया जो ब्रिटिशिश ने कहा था कि ब्रिटिश परंपरा सर्वोच्च है। ब्रिटिश पैदा ही इसलिए हुए हैं ताकि वो दूसरों को अपने अधीन कर सके। गांधी ने कहा ऐसी कोई भी परंपरा इस दुनिया में नहीं है जो एक को श्रेष्ठ रखे और दूसरे को अधीन रखे। गांधी कहते हैं कि भारत की जो प्राचीन परंपरा है वो अमूल्य है। वो एक ऐसी परंपरा है जिसके माध्यम से हम अपने ऊपर गर्व स्थापित कर सकते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। गांधी जी कह रहे हैं भारत की जो परंपरा है वो जैविक परंपरा है, जीवित परंपरा है, जो समय और परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को सब में मिला लेती है। ये पश्चिमी परंपरा की तरह नहीं है। क्योंकि पश्चिमी परंपरा पता है क्या है? पश्चिमी परंपरा ये है कि जहाँ जाते हैं ये कहते हैं हम ही श्रेष्ठ हैं और दूसरे को खत्म कर देते हैं। इन्होंने नॉर्थ अमेरिका में भी ऐसे ही करा, इन्होंने साउथ अमेरिका में भी ऐसे करा, यूरोपियों ने, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे करा, इन्होंने एशिया में भी ऐसे ही करा। ये जहाँ जहाँ गए वहाँ के मूल निवासियों की संस्कृति को खत्म करते गए और अपनी संस्कृति उन पर थोपते गए। जबकि गांधी ने पता है क्या कहा? गांधी ने कहा हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। हमारी संस्कृति पता कैसी है? सबको लेकर चलती है, अपने आप में सबको मिला लेती है और अपने रंग को भी नहीं छोड़ती। कुछ तो है इस भारत की मिट्टी में। तो भारत की परंपरा कैसी है? एक जीवित परंपरा है जो दूसरों को नष्ट नहीं करती और ना ही खुद को नष्ट करती है, बल्कि वो सबको को तो मेल जोल कर लेकर चलती है। गांधी कहते हैं भारत की संस्कृति नैतिक है, अहिंसक है, आध्यात्मिक है। जबकि जो पश्चिमी परंपराएं वो भौतिकवादी हैं, वो यूज एंड थ्रो की नीति पर चल रही हैं, वो उपभोक्तावादी हैं। गांधी के अनुसार भारत को अंग्रेजों के एड़ी के नीचे नहीं बल्कि आधुनिक सभ्यता के नीचे ढकेला जा रहा है। उनका ये मानता अगर भारत की सभ्यता खत्म होती है तो कहीं ना कहीं इस सृष्टि से एक ऐसी चीज खत्म हो जाएगी जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा भारत की जो सभ्यता है वो नैतिक सत्ता को ऊपर उठाती है।
जबकि पश्चिम सभ्यता जो है वो अनैतिकता को बढ़ावा देती है। वो ह्यूमन होने के नाते दूसरे ह्यूमन से ना ह्यूमन जैसा व्यवहार नहीं करती है। जबकि जो भारत की संस्कृति है वो ह्यूमनिटी को बढ़ावा देती है, वो मानवता को बढ़ावा देती है। हमारी जो परंपरा है ना वो प्रकृति में सामंजस्यपूर्ण है। गांधी ने घोषणा करी कि भारतीय परंपरा कई परंपराओं का मिश्रण है। भारत की संस्कृति हर संस्कृति को अपने आप में मिला लेती है। वो कहते हैं भारत की जो मिट्टी है ना उसकी मिट्टी की भावना ही ऐसी है। यंग इंडिया में उन्होंने लिखा भी था कि भारत की जो स्वभाव है ना, भारत का स्वभाव है ही ऐसा जो अपने अंदर सब कुछ संश्लेषित कर लेता है। दूसरों की तरह नहीं है कि दूसरी संस्कृति को खत्म करता हो। तो भारत की जो संस्कृति है वो पूरे विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जो पश्चिमी दावे हैं, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, जो पश्चिमी दर्शन है, वो ये कहता है कि पश्चिमी सभ्यता दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, जबकि भारतीय परंपरा पूरी दुनिया में सबसे पुरानी परंपरा है। गांधी भारतीय परंपरा के बचाव में सबसे आगे आते हैं और बहुत सारे अकाट्य तर्क देते हैं। हालांकि गांधी ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हैं जो भारतीय परंपराओं की बात कर रहे हैं। गांधी से पहले राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती जैसे लोगों ने भी भारतीय परंपराओं की बात करी। उन्होंने बस ये कहा कि भारतीय परंपराओं में जो कमियां हैं, जैसे वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, सती प्रथा है, इन सबको खत्म कर दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहा उन्होंने कि भारतीय धर्म को खत्म कर दो, हिंदू धर्म को खत्म कर दो, भारतीय परंपराओं को खत्म कर दो। तो गांधी जी भी ने भी यही कहा। गांधी जी ने भी जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था और जो महिलाओं के प्रति शोषण है इसकी खुले तौर पर उन्होंने आलोचना करी। गांधी कहते हैं कि नैतिकता की एक नई प्रणाली की जरूरत है हमारे देश को, जो कि युग धर्म है। युग धर्म का मतलब यह है कि हर युग की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और हर युग की अपनी एक जो नई समस्याएं होती हैं उसे नए तरीके से हल करने के लिए भी जरूरत होती है। गांधी एक ऐसे युग का निर्माण करना चाहते थे जहां निगेटिविटी बिल्कुल भी ना हो। वो एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहां हर एक व्यक्ति अपना स्वयं पर शासन कर सके। 1921 में यंग इंडिया में उन्होंने एक लेख भी लिखा, मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों तरफ से दीवारों से घिरा हो और मेरी खिड़कियां बंद हो। मैं तो ये चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृतियों को मेरे घर के चारों ओर आने के लिए प्रचारित प्रसारित किया जाए। जैसा कि भीखू पारेख ने कहा भी है कि खुलापन और सुदृढ़ता गांधी के विचारों के दो केंद्रीय विषय थे। इसका अर्थ यह है गांधी ये नहीं कह रहे कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक जैसी संस्कृति हो। गांधी चाहते हैं संस्कृति का मेल मिलाप हो और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को भी बढ़ावा दिया जा सके। गांधी जी के लिए परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण थी और उन्होंने तर्कशील आधार पर इन प्रथाओं को समर्थन भी किया है। उन्होंने कहा ऐसी जितनी भी प्रथाएं हैं जिनके लॉजिकल हैं उन प्रथाओं को रखो और जो प्रथाएं जिनके अंदर लॉजिक नहीं है उन्हें ख़त्म कर दो। उन्होंने कहा कि परंपरा के पानी में तैरना अच्छा है लेकिन उसमें डूबना आत्महत्या है। यानी कि परंपराएं सिर्फ उन्हीं परंपराओं को जीवित रखना चाहिए जो परंपराएं ह्यूमनिटी को बढ़ावा दें, सद्भाव को बढ़ावा दें। ऐसी परंपराएं नहीं होनी चाहिए जो मानवता को नीचे की ओर ढकेल दें, जो एक वर्ग का शोषण करें, जो आधुनिकता के मार्ग में हमें ना जाने दें। ऐसी सही परंपराओं को हमें तोड़ देना चाहिए। जहां गांधी की बात करें तो गुरु नानक, महात्मा बुद्ध, महावीर, विवेकानंद और कबीर आदि सभी के विचारों से समर्थित थे। वो हर धर्मिता और कठोरता के खिलाफ थे। वो धर्म को बढ़ावा देना चाहते थे लेकिन अस्पृश्यता का विरोध करते थे। उन्होंने लैंगिक असमानता की आलोचना करी। वो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार चाहते थे। गांधी ने सर्वोदय की कल्पना करी। सर्वोदय मतलब सबका उदय, सबका विकास होना चाहिए, सबका उत्थान होना चाहिए, सबकी प्रगति होनी चाहिए। और आगे चलकर इनके विचारों को आज बड़े पैमाने पर माना जा रहा है। गांधी ने छुआछूत की तुलना प्लेग से करी थी कि जिस प्रकार से प्लेग बड़ी महामारी होती है और लोगों को काल के ग्रास में ले जाती है, उसी प्रकार से जो छुआछूत है ना हिंदू धर्म में, ये एक दिन हिंदू धर्म को खत्म कर देगी। गांधी जी औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली में भारतीय युवाओं को कृषि और हस्तशिल्प में ये गांधी जी ने जो औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली थी उस पर आलोचना करी और उस पर यह इल्जाम लगाया कि उसने भारतीय युवाओं को कृषि में प्रशिक्षित नहीं किया, भारतीय उद्योगों में प्रशिक्षित नहीं किया। अंग्रेजों ने तो एक ऐसी शिक्षा प्रणाली दी है जिसके माध्यम से सिर्फ नौकर पैदा हों और वो अंग्रेजों के लिए कार्य करें। इसलिए गांधी जी ने पश्चिमी शिक्षा जो प्रणाली थी, ब्रिटिश जो शिक्षा प्रणाली थी, उसकी आलोचना करी। आगे गांधी जी का स्वराज का विचार दिया है। चैप्टर में जो प्रश्न आना चाहिए वो यहीं से आना चाहिए कि गांधी जी का स्वराज का विचार है क्या। तो देखो, स्वराज जो शब्द है वो दो हिंदी शब्दों से मिलकर बनता है, स्व और राज, यानी कि स्वयं पर शासन। तो स्वयं पर शासन की अगर बात की जाए तो गांधी ने जनता से अपील करी कि हर एक व्यक्ति स्वयं पर शासन करे। हालांकि आगे चलकर अन्य विचारकों ने भी गांधी जी की इस अवधारणा का प्रयोग किया है। जैसा कि दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज शब्द की बात करी और कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित कर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने भी घोषित किया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इवन आगे चलकर एनी बेसेंट जैसे लोगों ने भी स्वशासन की बात करी। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की बात करी। 1920 में तिलक का तो असामयिक निधन हो गया, तो ऐसे में वो भारत की आज़ादी को नहीं देख पाए। लेकिन गांधी जी की बात की जाए तो गांधी जी के लिए स्वराज एक और भी बड़ी बात थी।
गांधी और तिलक की बात की जाए तो दोनों में बहुत सारी समानताएं थी, लेकिन दोनों में बहुत सारी असमानताएं थी। दोनों ही नेता एक दूसरे का सम्मान भी करते थे। मतभेद ये थे गांधी अहिंसात्मक रास्ते पर चलना चाहते थे और तिलक जो थे वो हिंसात्मक रास्ते पर चलना चाहते थे। लेकिन दोनों ही स्वराज चाहते थे, दोनों ही स्वतंत्र भारत चाहते थे कि हर एक व्यक्ति स्वयं पर शासन कर सके, एक ऐसे समाज की कल्पना की जा सके जहां पर कोई व्यक्ति किसी का शोषण ना करे। गांधी स्वतंत्रता जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे, इसलिए गांधी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। गांधी चाहते थे कि एक ऐसा शासन हो जिसमें पश्चिमी संस्थान ना हो। गांधी ये कहते थे कि सिर्फ ब्रिटिश अगर भारत छोड़कर चले भी जाएं, लेकिन अगर डेमोक्रेसी उन्हीं की तरह रहे तो फिर फायदा ही क्या होगा। क्योंकि वो कह रहे थे कि अंग्रेज तो नहीं होंगे लेकिन अंग्रेजी शासन ही होगा। हिंद स्वराज में उन्होंने ये लिखा भी कि आप बाघ की प्रकृति चाहते हैं लेकिन बाघ नहीं। यानी कि आज की जो हमारी डेमोक्रेसी चल रही है वो एक तरीके से ब्रिटिश शासन जैसी तो चल रही है। तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके बनाए हुए नियम, उनके बनाए हुए कानून तो आज चल रहे हैं। आज भी तो बड़े पैमाने पर लोगों का शोषण हो रहा है। गांधी ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते थे। गांधी ये कहते कि अगर अंग्रेज चले भी जाएंगे और आपने अगर उनके जैसी चीज़ों को चलाया तो फिर भी तो ये एक अंग्रेजों का ही स्थान रहेगा। इसलिए गांधी जी स्वराज चाहते थे। स्वराज का मतलब यह है कि सरकार जनता के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करे, हर व्यक्ति का अपने आप में आत्म अनुशासन हो, हर एक बंदा अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल कर सके। इसके लिए गांधी जी कहते भी हैं कि ब्रह्मांडक जो उपनिषद है उसमें ये चीज़ लिखी भी हुई है क्या, कि हर एक व्यक्ति अपने ऊपर क्या करे, कंट्रोल करे, इंद्रियों पर सख्त नियंत्रण करे। क्योंकि हर एक बंदा जब अपने आप पर कंट्रोल करेगा, हर एक बंदा जब दूसरों को शोषित नहीं करेगा, तो एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जहां पर हमें शासन की जरूरत ही नहीं होगी। हमें ऐसी अराजकता जैसी स्थिति आएगी जहां पर हर एक बंदा दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करेगा, हर एक बंदा पॉजिटिव रूप से नैतिक हो जाएगा। तो ऐसे में राष्ट्र स्वतंत्रता होगी, राजनीतिक स्वतंत्रता होगी, आर्थिक स्वतंत्रता होगी, विदेशी शासन खत्म हो जाएगा, शोषण खत्म हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी। ऐसे में गांधी जी ने स्वराज के 4 अर्थ बताए हैं, जिसमें स्वराज का जो पहला अर्थ है वो ये है कि ब्रिटिश शासन नहीं होना चाहिए और हिंदुस्तान के लोग ही हिंदुस्तान के लोगों पर शासन करेंगे। भारत में सभी नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की आम सहमति थी कि ब्रिटिश शासन को खत्म करने की जरूरत है, लेकिन गांधी जी यह चाहते थे कि ब्रिटिश शासन को अहिंसात्मक रूप से खत्म किया जाए। हालांकि कुछ लोग ये चाहते थे कि ब्रिटिश शासन को हिंसात्मक रूप से खत्म किया जाए। गांधी जी ने अपने विचारों को समय समय पर विभिन्न अखबार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लिखा भी है। 1937 में उन्होंने अपने अंग्रेजी अखबार हरिजन में लिखा, स्वराज की मेरी अवधारणा के बारे में कोई गलती नहीं हो, इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि स्वराज का मतलब यह है कि ना सिर्फ विदेशी यहाँ पर हो, यानी कि विदेशी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी हर एक व्यक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अंग्रेजी व्यक्तियों को यहाँ से हटा दो लेकिन लोगों को आर्थिक रूप से क्या रखो, शोषित रखो। मैं ऐसे समाज की कल्पना नहीं करता। लेकिन आज देखो आप, आज आर्थिक रूप से लोगों को शोषित किया जा रहा है। सरकार चाहे कोई सी भी हो, कोई सी भी पार्टी, गवर्नमेंट हो, लोगों का शोषण ही किया है, चाहे आज की हो चाहे कल की हो। तो ऐसे में गांधी का स्वराज सिर्फ ये नहीं था कि भारतीय लोग भारतीयों पर शासन करें, बल्कि गांधी का स्वराज इससे भी बढ़कर था। उनका स्वराज एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जहां हर एक व्यक्ति स्वयं पर शासन करे। स्वराज का मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता था, लेकिन इसका अर्थ पश्चिमी लोकतंत्र का मॉडल नहीं था। गांधी तो राम राज्य चाहते थे, गांधी तो ग्राम राज्य चाहते थे। गांधी ये चाहते थे हर एक गांव आत्मनिर्भर बने, हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। गांधी ये नहीं चाहते थे कि आज अंग्रेज जाएं और फिर भारतीयों में से ही कुछ लोग उस पर शासन करें। बिल्कुल ऐसा शासन नहीं चाहते थे। गांधी चाहते थे भारत एक गाँव का देश है, हर एक गाँव आत्मनिर्भर हो, हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, हर एक व्यक्ति अपने निर्णय खुद ले सके और सरकारें कम से कम हस्तक्षेप करें, जिसके लिए वो थोरों के विचार से प्रभावित थे। उनका ये कहना था सबसे अच्छी सरकार वो है जो लोगों से कम कंट्रोल करती है और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देती है, लोगों को आत्म बलिदान के लिए प्रेरित करती है, अधिकतम भलाई की बात करती है। गांधी ने कहा लोगों को अधिकार से ज़्यादा ना जिम्मेदारियां देनी चाहिए, क्योंकि जब हर एक बंदे के पास अपनी अपनी जिम्मेदारी होगी तो समाज के कल्याण के लिए योगदान करेगा। और दिक्कत यह है, आज ना हम लोग राइट्स की तो बात करते हैं, आज हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है हम भूल गए। अगर सरकार आपको अधिकार दे रही है तो आपकी जिम्मेदारी भी क्या है, पर्यावरण की रक्षा करो, देश की सरकारी संपत्तियों की रक्षा करो, देश के लिए बलिदान के लिए आप लुट जाओ, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने घर को साफ रखते हैं, रोड को गंदा करते हैं। तो अगर सरकार से आपको अधिकार चाहिए ना, तो सरकार के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, और हर एक बंदा जब जिम्मेदारी निभाएगा तो सरकार भ्रष्ट होगी नहीं। सिंपल सा एक प्रश्न होता है सिंपल सा एक प्रश्न होता है कि सरकार भ्रष्ट है या सरकारी कर्मचारी। मैं तो ये आंसर देता हूं कि सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, क्योंकि अगर सारे सरकारी कर्मचारी ईमानदार हो जाए ना तो पता है क्या होएगा,
तो सारे सरकारी अगर कर्मचारी ईमानदार हो जाएंगे तो सरकार भ्रष्टाचार कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि सरकार जो भ्रष्टाचार करती है वो सरकारी कर्मचारियों की दम पर ही तो करती है। सारी नौकरशाह ईमानदार हो जाए, सारे चपरासी ईमानदार हो जाए, सारे जज ईमानदार हो जाए, सारे वकील ईमानदार हो जाए, हर एक बंदा ईमानदार हो जाए, तो सरकार कितनी भ्रष्ट क्यों ना हो, वो कोई भ्रष्टाचार कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि हर एक बंदा सरकार के विरोध में आ जाएगा। तो पहले ना सरकार को अच्छा करने के लिए पहले खुद को अच्छा करना पड़ेगा। इसलिए गांधी कह रहे हैं अधिकार से ज़्यादा लोगों के अंदर ना जिम्मेदारी होनी चाहिए, सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। जब तक लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होगी ना तब तक चीज़ें कुछ कर ही नहीं पाएंगी। तो गांधी के पहले स्वराज का मतलब क्या था कि औपनिवेशिक शासन से मुक्ति, दूसरा मतलब क्या था राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, और तीसरा स्वराज का अर्थ था कि आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। गांधी जी ये चाहते थे कि सामाजिक जो अर्थव्यवस्था है वो मशीनीकरण नहीं होना चाहिए। गांधी चरखा और खादी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे। उनका ये मानना था कि मशीनों की वजह से बहुत सारे लोग अपना रोजगार खो देते हैं। जो काम पहले हाथों से होता था वो काम मशीनें करती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। और जब व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है तो आर्थिक रूप से किसी और पर डिपेंड हो जाता है, और जब व्यक्ति किसी और पर डिपेंड हो जाता है तो अपनी स्वतंत्रता खो देता है। तो ऐसे में स्वराज कभी आ ही नहीं सकता, स्वयं पर शासन कभी आ ही नहीं सकता। स्वराज जब आता है जब हर एक बंदा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। गांधी जी एक का आदर्श एक ऐसे आत्मनिर्भर गांव की स्थापना करना था जहां पर राजस्व जो हो लोगों की इच्छा से दिया जाए, स्वच्छता हो, सृजनता हो, स्थानीय उद्योग बढ़ावा दे, महिलाओं की स्थिति समान हो। गांधी जी के स्वराज का उद्देश्य सभी गरीब और वंचितों की बेहतरी के लिए था। गांधी के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दो उद्देश्य थे कि वो सभी लोगों को रोजगार प्रदान करें और समता, न्याय और समानता की स्थापना करें। वो ऐसे समाज की स्थापना नहीं चाहते थे कि आज बड़े पैमाने पर मशीनीकरण हो और मशीनों की वजह से बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए। उन्होंने कभी भी ऐसे समाज की कल्पना नहीं करी थी। गांधी जी के स्वराज का जो चौथा अर्थ है वो है आध्यात्मिक, जिसमें व्यक्ति अपने आप पर खुद पर कंट्रोल करेगा, अपने लिए खुद के लिए नियम बनाएगा, उसके अंदर लालच नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए प्रेम, व्यक्तित्व, मानवता के लिए कल्याण की भावना। तो अगर गांधी जी का स्वराज आया तो आप इस चार विचार गांधी जी के स्वराज पर लिखोगे। आगे गांधी और मार्क्स के बारे में बताया गया है। तो गांधी और मार्क्स दोनों दो बड़े महान विचारक हैं। दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं तो दोनों में बहुत सारे अंतर भी हैं। दोनों ही गरीबी को ख़त्म करना चाहते हैं, दोनों ही इक्वलिटी की बात करना चाहते हैं, दोनों ही महिलाओं के अधिकारों की बात करना चाहते हैं। अगर डिफरेंसेस हैं दोनों में तो सिर्फ इतने से कि मार्क्स एक हिंसक क्रांति की बात करता है। मार्क्स कहता है गरीबों को पता क्या करना चाहिए, हिंसा के माध्यम से सारी की सारी ज़मीनों को लूट लेना चाहिए, अमीरों की संपत्ति को लूट लेना चाहिए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए। लेकिन गांधी कहते हैं सत्य और हिंसा के माध्यम से लोगों का हृदय बदलना चाहिए और समाज में समानता लाने का प्रयास करना चाहिए। आगे इस चैप्टर का सारांश दिया है। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आई हों। इसके अलावा देखिए ऑलरेडी पहले से ही बीपीएससी 141 में हमने गांधी जी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की है। तो वैसे तो ये चैप्टर आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसे पढ़ा दिया है और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझा पाऊँ, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। ये वही बंदा समझ सकता है जो सुनने के बाद इसे पढ़े, शब्दों के खेल को समझे, तब चीज़ें उसे समझ में आएंगी। तो पढ़िए, बहुत पढ़िए, सोशल अवेयरनेस लाइए और समाज में अपना योगदान दीजिए। चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आगे चैप्टर में एक आकलन और सारांश दिया है जो कि वही बता रहा है जो चीज़ें अब तक हमने पढ़ी हैं। तो इस चैप्टर से कोई प्रश्न आएगा, आई होप सो उस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।